Good morning, class 8th. Students, in the previous class, we have completed our chapter number 8, Women, Caste and Reform. In this chapter, we are starting a new chapter, chapter number 9, The Making of Indian National Movement, 1970s to 1947. So 1970s की अगर हम बात करें, हम लोगों ने कुछ सालों पहले ही फर्स्ट, अगर हम बोले क्रांति जिसे गदर, तो हमारा जो फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम बोलें वो होके चुका है। उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए थे हमारी सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर, लोगों की मेंटालिटी कैसे चेंज हुई, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ऑल वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। 1847 तक का जो भी टाइम पीरियड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो हमारे फर्स्ट पेज में जो भी हम लोगों ने पिछले क्लासेस के अंदर देखा था वो इंक्लूडेड है। जैसे इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव लुक्ड एट, क्या देखा, द ब्रिटिशर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड टेक ओवर द किंगडम्स, कैसे उन्होंने हमारे एरियाज में आके हमारे टेरिटरी से अपना हक जताया। बाय हुक और क्रूक, मतलब ऐसे नहीं तो वैसे, कैसे भी करके हमारी टेरिटरीज को अपने अंडर में कर लिया, अलग अलग लॉज लाके, हमें इनडायरेक्टली प्रेशर डाल के हम पर, सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस, कैसे नए नए लॉ लाए थे, वो इंस्टीट्यूशंस उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, हम लोग चैप्टर नंबर 7 में देख चुके थे, 6-7 में। चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, ये चैप्टर भी अलग से था, ये भी हम लोग देख चुके हैं, कैसे जो जनजातियाँ हैं वो परेशान हुई थी, फिर उन्होंने आंदोलन किया था, सब चीज़ें। एजुकेशनल चेंजेस इन द 9th सेंचुरी, चैप्टर नंबर 7 में देख चुके, एजुकेटिंग द नेशन वाले चैप्टर में। डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, पिछले क्लास में हम लोगों ने कंडीशंस देखी थी वुमेन्स की। चैलेंजेस टू कास्ट सिस्टम, ये भी पिछले क्लास से रिलेटेड है। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म भी पिछले क्लास से रिलेटेड है। रिवोल्ट भी हम लोग देख चुके हैं, आफ्टर मैथ भी देख चुके हैं, डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज भी देख चुके हैं, क्योंकि एक तरीके से ब्रिटिश इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी, तो हमारे इंडिया में ग्रोथ जो है वो इतनी नहीं हो पाई थी। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रेड अबाउट दीज इशूज, डू यू थिंक इंडियंस वर डिसकंटेंटेड विद ब्रिटिश रूल? इफ सो, हाउ वर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड? सब कुछ देखने के बाद हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते कि कैसे हम लोगों को आज़ादी मिली थी, बाकी बाद की चीज़ें क्या हुई थी। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। अब जो भी टॉपिक्स हैं हम लोग साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि एक तरीके से पढ़ते हुए हम लोग उनसे रिलेट कर सकें। सो द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। Now, the above mentioned developments led the people to ask a crucial question। जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी पिछली पेज पे देखी है, उससे हम एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे मन में कि what is this country of India and for whom it is meant? The answer that gradually emerged was India was a people of India, all the people irrespective of class, color, caste, creed, language or gender, and the country, its resources and systems were meant for all of them। क्या है इंडिया? इंडिया किसके लिए है, मतलब क्या बनता है, क्या मतलब है इंडिया का? आंसर तुरंत आ जाता है, इंडिया लोगों से बना है, लोगों से मिलकर बना है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, सभी कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज के लोग यहाँ पर रहते हैं। With this answer came the awareness that British were exercising control over the resources of India and the lives of its people, and until this control was ended, India couldn't be नॉट बी फॉर इंडियंस। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने इंडिया के ऊपर राज करना शुरू किया था, हमारे रिसोर्सेज पे सबसे पहले उनकी नज़र थी। सोने की चिड़िया बोला जाता था, सोने की चिड़िया इसलिए क्योंकि इंडिया बहुत प्रॉस्पेरस था, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी इंडिया के अंदर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बट ये चीज़ें पता चलते ही बाहर से लोग इंडिया में आते हैं, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करते हैं, हमें नुकसान पहुँचाते हैं, हम पे हुकूमत करते हैं, ये मेन मोटो था इन लोगों का। This consequences began to be clearly stated by the political association formed after 1850, especially those that came into in 1970s and 1980s. Most of these were led by educated professionals such as lawyers. अब कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन जाती है 1850s, 1870s, 1880s के अंदर, एंड ये बनाते कौन है? इंग्लिश
एजुकेटेड प्रोफेशनल्स बनाते हैं, जैसे लॉयर्स ने बनाई हो। द मोर इम्पॉर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा, यू हैव टू अंडरलाइन दिस, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब उनके अत्याचारों से परेशान होकर हम लोग कुछ तो सभाएं बनाएंगे, तो यहाँ पर इन सभाओं का नाम दिया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज तो एक पॉलिटिकल पार्टी ही है। नोट द नेम पूर्ण सार्वजनिक सभा, द लिटरल मीनिंग सार्वजनिक ऑफ और फॉर ऑल द पीपल। सार्वजनिक मतलब सभी के लिए, जैसे सार्वजनिक सभाएं कोई भी आ सकता है, जो पार्क है वो सार्वजनिक है, यहाँ पर कोई भी आके बैठ सकता है, कितने बजे भी आके बैठ सकता है। तो सर्व ऑल जनिक फॉर ऑफ ऑल द पीपल। Though many of these associations functioned in specific part of the country, their goals were stated as the goals of all the people of India. भले ही ये कुछ लोगों की समितियां हों, कुछ लोगों ने मिलकर बनाई हों, पर इनका मकसद इंडिया के सभी लोगों के मकसद जैसा ही है, सभी से मिलकर ही बना है। अगर हम बात करें, देयर गोल्स वर स्टेटेड एज द गोल्स ऑफ ऑल पीपल, उनके भी गोल्स वही थे जो लोगों के, इंडिया के अदर पार्ट्स ऑफ द लोगों के गोल्स थे। नॉट दोज ऑफ एनी वन रिलीजन, कम्युनिटी और क्लास। दे वर्कड विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सोवरेन। और किस आइडिया पे वो काम करते थे कि सोवरेनिटी के आइडिया पे काम करते थे। अ मॉडर्न कॉन्सिक्वेंसनेस एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की एक तरीके से बोले उसके फीचर्स पर ये काम करते थे। इन अदर वर्ड्स दे बिलीव दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। और मेन बात, या फिर हम मोटे तौर पे बात करें तो इनका मेन मकसद क्या था कि इंडिया के जो पीपल हैं वो एम्पावर्ड हों, वो जागृत हो अपने अधिकारों के प्रति, अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद ले सके, खुद के बिहाफ में, कोई और इनकी तरफ से कोई डिसीजन ले ले, इनका मेन मकसद ये था। द डिससेटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन 1870s एंड 1880s। अब मैं बस 1857 का मैंने नाम इसलिए इंक्लूड किया था कि इस टाइम पीरियड तक आते आते हम लोग एकदम से भग चुके थे। जैसे कुकर में सीटी होती है, कुकर में सीटी प्रेशर की वजह से कैसे फट जाती है, तो 1857 में भी वो प्रेशर हमारा फट चुका था। बट बहुत सारे रीज़न से जिस वजह से ये जो क्रांति थी वो दब गई, एक तरीके से फेल तो नहीं बोलेंगे हम उसे, फेल बिल्कुल नहीं बोलेंगे, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था उसने हम पर, इंडियंस पे और ब्रिटिशर्स पर भी, पूरी दुनिया पर। तो वो एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। यहाँ पे बात की जा रही है कि ब्रिटिश रूल से लेकर डिससेटिस्फैक्शन हम लोगों में भर चुका है 1870s 1880s तक आते आते हम लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। द आर्म्स एक्ट, अब यहाँ पर आर्म्स एक्ट के बारे में इंक्लूडेड है। आर्म्स एक्ट होता क्या है अभी आपको डिस्क्राइब करके बता देते हैं। आर्म्स एक्ट को पास किया गया था 1878 बाय ब्रिटिशर्स। अब देखिए हम लोगों ने 1857 क्रांति से अभी जस्ट निकले, जस्ट तो नहीं मतलब बहुत टाइम हो गया, 20 साल लगभग हो गए, 57 67 77 20 साल हो गए करीब। तो ब्रिटिशर्स एक तरीके से डर गए थे इस चीज़ से कि इंडिया के जो लोग हैं वो एक संग संगठित हो गए, हमारे खिलाफ संगठित हो गए। इन सब चीज़ों से एक तरीके से प्रेशराइज होकर उन्होंने आर्म्स एक्ट पास किया। आर्म्स एक्ट का मेन मोटो ये है कि इंडियंस जो हैं, हर इंडियन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो लोअर तबके का है, जो दबाया जा रहा है, जो हायर लोग हैं अपर लेवल के, उनको क्या प्रॉब्लम है, वो तो बस अपने महलों में बैठे आराम से, जो प्रॉस्पेरस है उनको कोई दिक्कत नहीं। बट जो इंसान सफ़र कर रहा है उसी ने तो पार्टिसिपेट किया था इस स्ट्रगल में। बहुत सारे और भी, पूरी बात ही इस तरीके से अगर हम बोलें सही न होके, तो कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जो सफ़र कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग सफ़र नहीं कर रहे थे, कुछ लोगों ने नहीं किया था, उनकी बात हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो जिन लोगों ने नहीं किया था उनको छोड़कर, या जो ब्रिटिशर्स के एक तरीके से चहेते थे, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, ब्रिटिशर्स ने आर्म्स एक्ट पास कर दिया कि इंडियंस को हथियार देने ही नहीं है, हो सकता है वो यूज़ ले ले हमारे बिहाफ में, हमारे खिलाफ में। तो यहाँ पर एक आर्म्स एक्ट पास किया गया था जिसमें डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म, हमें आर्म्स न दिए जाए। इन द सेम ईयर मतलब 1878 में ही हमारा वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ है, ठीक है। वर्नाकुलर एक्ट ये भी 1878 में पास हुआ है और इसका मेन मोटो क्या है, वर्नाकुलर एक्ट वॉज ऑल्सो इनैक्टेड
in an effort to silence those who were critical of the government, मतलब चुप कर दिया जाए, उन्हें शांत किया जाए जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब ये है। अब इसकी डिटेल देखते हैं कि था क्या। आर्म्स एक्ट का मतलब हमें हथियार न दिए जाए 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब हमें चुप करा जाए। कैसे, हम बोल कैसे रहे थे वो देखेंगे सबसे पहले तो। So the act allowed the government to confiscate the assets of newspaper including their printing presses if the newspaper published anything that was found objectable। जो भी चीज़ें अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ छपवाई जा रही हैं, कोई भी आर्टिकल हो गया या कोई भी मैगजीन हो गई, न्यूज़पेपर, उसे तुरंत ही, मतलब ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्शन करते हैं। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड सुनते ना, माय लॉर्ड मूवीज़ में, सीरियल्स में, तो मतलब मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो जो भी चीज़ें ब्रिटिशर्स की, जो गवर्नमेंट चल रही है उस टाइम पर, उनके खिलाफ लिखी जाएगी तो वो बंद करवा दी जाएगी, हो सकता है उनको पनिशमेंट भी दी जाए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब आपको शांत करवाया जा रहा है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, नहीं छाप सकते। In 1883, there was a furor over the attempt by the government to introduce the Albert Bill. The bill provided for all the trial of British or European person by Indians and sort of equality between British and Indian judges in the country. But when white opposition forced the government to withdraw the bill, Indians were enraged. The event highlighted the racial एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। जैसे आज के टाइम में हम लोग यूएसए में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में। ट्रम्प गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में भी हम लोगों ने देखा था कि एक ब्लैक पर्सन की डेथ हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग। बात यह है कि इस टाइम पर ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स और वाइट ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। चाहे वो जजेस की बात कर लो, चाहे किसी भी बात पर हम अपनी बात रखें, गवर्नमेंट किसकी सुन रही है? गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल्स की सुन रही है, ब्रिटिशर्स की सुन रही है। The need for all India organization of educated Indian had been felt since 1880, but the Albert Bill controversy depend this desire. The Indian National Congress was established when 72 delegates from all over country met at Bombay in December 1885. बस अभी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका बर्थडे ही निकला एक तरीके से। सो हमें एक तरीके से 1880 जाते जाते बहुत ज़रूरत पड़ने लगी कि ये तो हमारे हैं ही नहीं, मतलब एक तरीके से हमारे तो सगे हैं ही नहीं ब्रिटिशर्स, हमें हमारे लिए ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो 1880 तक आते आते हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया। 72 डेलीगेट्स जो जगह जगह से आए थे दिसंबर 1885 में। अब जो डेट है वो आपको फाइंड आउट करनी है, कौन सी डेट को बर्थडे आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 1885 में इसकी फॉर्मेशन हो चुकी है। द अर्ली लीडरशिप, किसने लीडरशिप दिखाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बहरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्य अय्यर अमंग अदर वॉज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कैलकाटा। ये सभी लोग आए थे अपनी डेलीगेसी लेके। नौरोजी अ बिजनेस मैन एंड पब्लिसिस्ट सेटल्ड इन लंदन, मतलब भले इंडिया की बात कर ले, अदर कंट्री से भी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करने को तैयार है। एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ अ ब्रिटिश पार्लियामेंट गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट। अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल A.O. Hume also played a huge part in bringing Indian from the various regions together. So A.O. Hume एक तरीके से उन्हें फाउंडर बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब यहाँ पर बात की जा रही है ब्रिटिश ऑफिशियल, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल, हमें एक तरीके से सपोर्ट भी मिल रहा है कि अपनी बात को हम ब्रिटिशर्स से अलग थलग रख के अपने व्यू में भी लोगों के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने रख सके। तो हम लोगों ने इस टॉपिक के जरिए क्या देखा है? इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, कैसे हमें राष्ट्रवाद, मतलब अपने लिए खड़े होने, अपनी बात को कोई हमें प्रेशर न डाल सके, हम हमारी बात सबके सामने रख सकें, इसके लिए एक तरीके से सोवरेनिटी के साथ जी सकें। यहाँ पर उसकी बात की गई है। आर्म्स एक्ट कब पास हुआ? आर्म्स एक्ट के मतलब हम लोगों ने देख लिया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या है? दैट वी ऑल हैव डिस्कस इन दिस क्लास. Now in the next class we will discuss a nation in the making. So I hope you all have understood these two topics very well. So that's it for today's class. Thank you.